नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अपने दिमाग की उपज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि उनके जो दिमाग की बातें थी उसको लिख दिया एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले 60 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया। आफ्टर प्रॉपर इवेल्युएशन वहां पर जो जो बेस्ट प्रोविजन थे हमने उनको फिल्टर किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाला गया। फिल्टर इन द सेंस कि देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है आज पूरे विश्व में जो संविधान बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर जो प्रोविजन लिखे हुए हैं कि वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी ड्रॉबैक्स हमें लगी उनकी पहले रिफॉर्मेशन हुई, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, वहां पर जो बिल्स ऑफ राइट का कंसेप्ट है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके बाद बिल्स ऑफ राइट का गार्डियन रखा गया सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे ही एज्यूम कर लिया जाता है कि राइट टू लाइफ के साथ कनेक्टेड है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू फूड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 दिया गया है, वहां पर डिटेल्ड प्रोविजन दिए गए हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन की कमी थी। लोगों को एंश्योर करने के लिए प्रॉपर डिटेल में प्रोविजन डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बस यही टॉपिक है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर प्रोविजन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। देखो, दो तरह से इसको पढ़ा जाता है। कैसे? एक तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो बाहरी स्रोत हैं, हिंदी वाले हेडिंग लिखो भारतीय संविधान के स्रोत। एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए एक तो, ठीक है। दूसरे सोर्सेज हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब है, देखो, उस टाइम पर एक एक्ट काम कर रहा था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जा रहा था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी से काफी सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए। लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, ये है इंटरनल सोर्सेज, यानी कि आंतरिक स्रोत। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारा 70% कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। देखो, इस एक्ट में इतनी ताकत नहीं थी, ये लेकर आए थे ब्रिटिशर्स। वैसे ये एक्ट भी बहुत बड़ा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 70% है वो यहाँ से नहीं लिया। इवन यहाँ का जो 70% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो हमने डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में। 70% भी एक्यूरेट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा 70% प्रोविजन यहाँ के जो थे वो डाल दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है टोटल 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था। देखो, एक लगी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इससे पहले जो BN राव थे, उन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने स्टडी किया था 60 कंट्रीज को। जो 60 कंट्रीज को स्टडी किया गया था, उसके बाद प्रॉपर डिटेल्ड प्रोविजन थे, 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थे। लेकिन उनके ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद लगी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर नए नए ड्राफ्ट आना स्टार्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे कि किस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहां से क्या क्या प्रोविजन डालेंगे। देखो, सभी जो 60 कंट्रीज हैं उनके प्रोविजन हमने नहीं पढ़ने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 8-10 कंट्रीज हैं वहां से क्या क्या प्रोविजन लिए, मेन मेन प्रोविजन, वो हमने देखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले इंटरनल सोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लिखो हेडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हिंदी वाले लिखो भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पहली बात तो यही लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अराउंड 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का डाल दिया था एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात क्या है कि मोस्टली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं लिखो। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी,
हिंदी वाले लिखो न्यायपालिका का ढांचा। देखो जुडिशरी का है कॉनिकल स्ट्रक्चर। टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मींस इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, एसडीएम कोर्ट जिसे मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इसके अलावा न्याय पंचायत समिति होगी। पंचायत न्याय समिति का मतलब है कि जैसे छोटे मोटे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं गांव के स्तर पर, पहले कोशिश यही रहती है कि वहीं पंचायत में उनको सॉल्व कर लिया जाए, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। इसी तरह कॉनिकल शेप है, टॉप से लेकर नीचे तक 3 टायर है जुडिशरी के। तो ये जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर इसके बाद यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, जो यूपीएससी के ऑफिसर्स हैं जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस, ये लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के आर्टिकल 315 टू 323 में दिए गए हैं प्रोविजन यूपीएससी से संबंधित। इसके बाद क्या लिया, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, संघीय व्यवस्था। हिंदी वाले लिखो संघीय व्यवस्था। देखो जिस तरह सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है, इसी तरह लोकल लेवल पर भी हो सकती है गवर्नमेंट, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेडरल सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्तियां होंगी, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या जो एक और लेवल हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पर 3 लेवल हैं। लोकल लेवल जैसे जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल लेवल का मतलब है रूरल एरियाज में जो पंचायती राज है, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज होगी जिसके लिए आप एमसी के इलेक्शन के वोटिंग करते हैं। इसी तरह जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं गांव के स्तर पर, वो होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 3 टायर हैं, यानी कि 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के, वहां पर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है फेडरल सिस्टम के अंदर। ऑफिस, नेक्स्ट प्रोविजन लिखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर। जिस तरह सेंट्रल लेवल पर है प्रेसिडेंट, इसी तरह स्टेट में होता है गवर्नर। तो गवर्नर की जो पोस्ट है वो ली गई थी 1935 के एक्ट से। फिर इसके बाद लिखो 3 लिस्ट्स इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल। देखो जो शेड्यूल का टॉपिक था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो शेड्यूल 7 है वहां पर लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर लॉ लेकर आएगी स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। यदि किसी तरह की कंट्रोवर्सी होती है सेंटर और स्टेट में, देन जो सेंट्रल लेवल के लॉ हैं वही माने जाएंगे उस टाइम पर। तो जो ये 3 लिस्ट थी डाली गई है शेड्यूल 7 में, ये भी ली थी 1935 के एक्ट से। फिर प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्रोविजन। हिंदी वाले लिखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब कोई ऐसा डिजास्टर हो देश के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 352 वो कहता है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि 3 बार अभी तक हो चुकी है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है किसी भी स्टेट में। आर्टिकल 360 इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। ये वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है देश के अंदर। तो ये है इमरजेंसी प्रोविजन प्रेसिडेंट के। फिर लिखो प्रेसिडेंट्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू वीटो पावर। देखो एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। जो बिल है वो एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट है, यानी कि पहले आएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद बिल इफेक्ट में तभी आएगा जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलेगी। कुछ बिल ऐसे आते हैं पार्लियामेंट में आएंगे ही तब
ऑन द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ज्यादातर जो बिल है पहले पार्लियामेंट में आएंगे, दोनों हाउसेस से पास होंगे, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की मिलेगी अप्रूवल, उसके बाद बिल बनता है एक्ट। एक्ट का मतलब अब लॉ बन गया, उसकी मतलब अब काम करेंगी गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है, जैसे ही प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, प्रेसिडेंट यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, या फिर भेजा जा सकता है बैक फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब कि दोबारा से विचार करने के लिए, या फिर एक पावर है वीटो पावर। देखिए वीटो पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट रोक सकते हैं उस बिल को इनफाइनाइट टाइम के लिए, जैसे मतलब पॉकेट वीटो है। इसका यूज किया था ज्ञानी जरनैल सिंह जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 1987 में। एक बिल था जिसका नाम था इंडियन पोस्टल बिल, उस बिल में उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया और इनडेफिनिट टाइम के लिए उसको रख लिया, इसीलिए बोला जाता है पॉकेट वीटो, यानी कि अपनी जेब में रख लेना। फिर नेक्स्ट प्रोविजन है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 6 में बात की गई है अटॉर्नी जनरल के बारे में। देखो जो अटॉर्नी जनरल है एक सरकारी वकील है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि एक सरकारी वकील है जो कि गवर्नमेंट के केस लड़ता है। अब आए दिन इतने सारे केस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, सभी केस गवर्नमेंट के लड़ने का काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी करंट में अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमनी। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के जितने भी केस आएंगे अकेला ही व्यक्ति लड़ेगा, इसको असिस्ट करने के लिए एक और पोस्ट है जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी असिस्ट करते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मतलब एक पूरी टीम का सेटअप किया गया है सरकार के केस लड़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी केस ही लड़ेगा सरकार के, आप अपने प्राइवेट केस के लिए भी इसको हायर कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो केस सरकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका। यानी कि वो केस एक किसी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी और अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट वो केस नहीं होना चाहिए। जैसे जो एक केस आया था शाहरुख खान के बेटे का केस था, शाहरुख खान ने हायर किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उस टाइम पर। इस तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट भी प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी तरह से, लेकिन बस वो केस सरकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो 1935 एक्ट था, ये प्रोविजन थे टोटल। अब इसके बाद ये देखिए ये इंटरनल प्रोविजन थे, यानी कि इंटरनल सोर्सेज थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज कि जहां जहां जिस जिस भी कंट्री से जो जो प्रोविजन हमने लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इंसर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहरी स्रोत। हिंदी वाले लिखो बाहरी स्रोत। लिखो फर्स्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था आइडिया ऑफ प्रियम्बल। हिंदी वाले लिखो प्रस्तावना का विचार। जो हमारा प्रियम्बल है स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी तरह यूएसए का जो प्रियम्बल है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो प्रियम्बल का आइडिया है वो हमने लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद क्या लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हिंदी वाले लिखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है, देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, मैंने पहले काफी बार क्लियर किया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के काम में दखलंदाजी ना दे, ये होती है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, कि जुडिशरी अपने विवेक से काम कर सके। इसी को बोला जाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि हमने ली थी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद हमने क्या लिया, पोस्ट ली थी वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है
कि प्रेसिडेंट जो होंगे, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे देश के, वो साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जब कोई ऑफिशियल किसी पोस्ट पर डिप्लॉय किया जाता है, साथ ही साथ किसी और पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे दी जाती है, वहां पर वर्ड यूज करते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो एक लीगल वर्ड है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में दिया गया है ये प्रोविजन इम्पीचमेंट का। हिंदी वाले लिखो महाभियोग की प्रक्रिया। देखो इम्पीचमेंट का मतलब क्या है, जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है पोस्ट से, तब वहां पर वर्ड यूज किया जाता है इम्पीचमेंट। इसी तरह एक वर्ड है रिमूवल। देखो जब हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा रिमूवल। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा तब वर्ड यूज किया जाता है इम्पीचमेंट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट, तो रिमूवल मत टिक कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब सेम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है इम्पीचमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारा खेल है टर्मिनोलॉजी का, तो वर्ड का ध्यान रखना है आपने कि क्या वर्ड कहाँ पर यूज किया गया है। मतलब काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेम ही होता है, जैसे यूनियन वर्ड जो आर्टिकल 1 में यूज किया गया है, फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया गया, वो मैं आपको आर्टिकल 1 में क्लियर करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रोविजन है रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिमूवल प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी पार्लियामेंट में, वहां पर वर्ड यूज होगा रिमूव, यानी कि रिमूवल प्रोसेस है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में वर्ड यूज होगा इम्पीचमेंट, ये आपने ध्यान रखना है। और क्या क्या लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो अमेरिका के अंदर से बिल्स ऑफ राइट, बिल्स ऑफ राइट से आया फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक वहां पर है बिल्स ऑफ राइट। इसको डिटेल में देखो, जो यहाँ पर प्रोविजन लिख रहे हैं हम, अभी मैं आपको सिर्फ एक मेजर आउटलाइन दे रहा हूँ इनके बारे में। ये प्रॉपर फुल फ्लैश टॉपिक है, जैसे ही सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे टॉपिक आते रहेंगे, वहां पर इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है। ये हो गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था। एक और बात लिख लो यहाँ पे कि रिटर्न प्रोविजन जो है हमारा, वो भी हमने लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो रिटर्न प्रोविजन का मतलब क्या है, मैंने क्लियर किया था कि एक होते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, एक होते हैं अनरिटन। रिटर्न इन द सेंस कि जो कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं, दूसरे होते हैं अनरिटन जो कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में नहीं है, ना ही उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन डेट होती है, वो ऐसे ही मतलब ग्रेजुअली ओवर द टाइम डेवलप होते हैं, यानी कि जो भी लॉ की नीड होती है उस टाइम पर उसको लिख दिया जाता है, ना ही उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन डेट होगी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 1789 में। उस टाइम पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ये भी लिख लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अभी करंट में 17th नंबर के प्रेसिडेंट है, सॉरी 47th नंबर के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ड्यूरिंग लिखो, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो प्रेसिडेंट थे वो थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमेरिका के लिए। तो ये हो गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रोविजन लिए थे।
नेक्स्ट लिखो ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रोविजन लिए, क्योंकि हम पर उस टाइम ब्रिटिशर्स से रूल कर रहे थे, तो काफी सारे ऐसे प्रावधान हैं जो ब्रिटेन के संविधान से लिए थे हमने। लिखो पहला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी वाले लिखो संसदीय सरकार। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, जिस तरह हमारे यहाँ पर हमारे लिए पॉलिसीज कौन लेकर आता है, पार्लियामेंट, इसी तरह एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट और गवर्नमेंट दोनों का ही हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेट का हेड होगा प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर इसको जो ब्रिटेन में बोलते हैं वो भी लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट। एक होती है सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि कुछ मतलब वो ब्लेंड होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ब्लेंड कर दिया था उसमें। फिर नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो जो अभी प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल है, यानी कि जो अलग अलग मिनिस्टर हैं, पोर्टफोलियो है, अलग अलग उनके पास मिनिस्ट्री है, अलग अलग अफेयर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये प्रोविजन भी लिया गया था ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जैसे रूल ऑफ लॉ, हिंदी वाले लिखो कानून का शासन। देखो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, पहले जो राजा थे वो क्या करते थे, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन तो होते ही थे, रिटन में भी होते थे, लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थे, यानी कि लॉ से ऊपर थे। जो लॉ था वो आम जनता के लिए था, राजा ने जो बोल दिया वही लॉ था, राजा लॉ के दायरे में नहीं था। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई आम रिक्शे वाला हो, या कोई सरकारी अधिकारी हो बड़ा, या कोई प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज हो, सभी कानून के दायरे में है। कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकता, इसीलिए कहा जाता है कानून का शासन। देखिए जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उनको जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, देखो इस बात को समझो कि वो उनकी एक डिग्निफाइड पोस्ट है, वो उनकी पोस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है, या जो स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, ना कि वो किसी पर्सन के लिए है। यदि आज कोई सरकारी अधिकारी है गवर्नमेंट का, उसको जो भी दी गई है फोर्स या जो भी उसका अधिकार क्षेत्र है, या जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोविजन दे दिए, वो उसकी पोस्ट के लिए है, ना कि उसकी उस व्यक्ति के लिए है। जैसे ही वो रिटायरमेंट की मतलब अवधि से बाहर आएगा, उस व्यक्ति को बिल्कुल आम नागरिक की तरह रहना पड़ेगा। इसी तरह ये मतलब है रूल ऑफ लॉ का, कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश के अंदर। एक और कंसेप्ट क्या लिया गया था यहाँ से लिया गया था, एक तो रूल ऑफ लॉ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा लिखो लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हिंदी वाले लिखो विधायी प्रक्रिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो सब लिया गया है यहाँ से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पार्लियामेंट के टॉपिक में समझेंगे कि क्या क्या प्रोसीजंस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट्री। इसके अलावा एक और था यहाँ पर, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, हिंदी वाले लिखो एकल नागरिकता। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है आर्टिकल 5 to 11 तक सिटीजनशिप का कंसेप्ट। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, देखो अब जैसे अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट हैं, जो टोटल 50 स्टेट हैं वहां पर उन स्टेट की भी सिटीजनशिप है लोगों के पास, और साथ में अमेरिका के सिटीजन भी हैं।
तो इसको बोला जाता है डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरे पास अलग से हरियाणा की सिटीजनशिप नहीं है, मेरे पास सिटीजनशिप है इंडिया की, यानी कि हम जो सिटीजन हैं वो इंडिया के हैं, ना कि अलग से अपनी स्टेट के सिटीजन होंगे और ना ही सेंट्रल लेवल पर इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। इस तरह ये कंसेप्ट होता है सिंगल सिटीजनशिप का। तो ये प्रोविजन लिए गए थे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक वर्ड होता है नेशनैलिटी। देखो, जो वर्ड है नेशनैलिटी वो यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, आप चले जाते हैं कनाडा, तो अगर आपसे कोई पूछेगा वहां पर कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, तो आप बोलेंगे इंडियन नेशनैलिटी है। जो सिटीजनशिप वर्ड है वो यूज किया जाता है इंटरनली, देश के अंदर। ठीक है, ये कोई इनका मतलब खास डिफरेंस नहीं है, बस बोलने में डिफरेंस है। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ड यूज किया जाएगा नेशनैलिटी, और देश के अंदर यूज होता है सिटीजनशिप। अब नेक्स्ट लिखो, ब्रिटेन के बाद कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, लिखो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हिंदी वाले लिखो मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। अब इसका मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो, फेडरल सिस्टम का मतलब मैंने क्लियर किया था कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेंटर स्टेट में। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, स्ट्रांग होगी, यानी कि जो मतलब ज्यादातर पावर्स हैं वो होंगी सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज्यादा शक्तियां होंगी एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो, हमारे यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। यदि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी होती है सेंटर और स्टेट में, देन जो भी लॉ आएगा पार्लियामेंट की तरफ से वही मान्य होगा सभी स्टेट के लिए। हाँ, कोर्ट केस वगैरह होते हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो इंटरप्रेटर है वही है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से जो भी डिसीजन लेती है वही मान्य होता है पूरे देश में। फिर नेक्स्ट प्रोविजन है, लिखो कनाडा से जो लिया गया था, रेजिड्यूरी पावर्स। हिंदी वाले लिखो अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, इसका मतलब क्या है, देखो 3 तरह की लिस्ट है शेड्यूल 7 में, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो नए सब्जेक्ट आते हैं जैसे एआई है, उस सब्जेक्ट को डाल दिया जाता है रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर, यानी कि वो मतलब ऐसी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूज कर सकती है, उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी पावर्स। वो जो कंसेप्ट है रेजिड्यूरी पावर्स का, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया था ताकि जो भी नए सब्जेक्ट आएंगे इन फ्यूचर, वो मतलब उन सब्जेक्ट पर जो भी लॉ आएगा वहां पर ताकत दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये होता है रेजिड्यूरी पावर्स का। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ, लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट्स। गवर्नर की जो पोस्ट का कंसेप्ट था वो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, लेकिन जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को स्टेट के अंदर। ये प्रोविजन लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर लिया गया है एडवाइजरी, लिखो एडवाइजरी। हिंदी वाले इसको लिखो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों के अंदर। नेक्स्ट प्रोविजन लिखो एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंस मतलब जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की वो उसके ऊपर मतलब बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। तो ये बात लिखी है इस प्रोविजन के अंदर जो हमने लिया था कनाडा से। इसके बाद लिखो हेडिंग, कनाडा के प्रोविजन हो गए, यूएसए के, ब्रिटेन के। इसके बाद
लिखो ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया लिखो कनकरेंट लिस्ट, हिंदी वाले लिखो समवर्ती सूची। शेड्यूल 7 के अंदर जो बताया अभी मैंने कि स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है। तो जो कनकरेंट लिस्ट है वो प्रोविजन हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट लिखो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। देखो जो प्रीएम्बल का आइडिया है, हिंदी वाले लिखो प्रस्तावना की भाषा। जो प्रीएम्बल का आइडिया है वो लिया था अमेरिका से, लेकिन प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, इट मीन्स की जो वर्डिंग है, देखो लैंग्वेज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे भाव हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ मतलब कुछ चाहिए, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी या जो भी अदर मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं रीजनल, उसका वो काम करती है लैंग्वेज। तो वही हमने मतलब लिया था ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि जो प्रीएम्बल की वर्डिंग है, जैसे जो वर्डिंग वहां पर लिखा है वर्ड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, वो जो वर्डिंग है वो कंसेप्ट हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया के प्रीएम्बल से। फिर इसके बाद क्या लिया था ऑस्ट्रेलिया से, लिखो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। हिंदी वाले लिखो आर्टिकल 301 कहता है कि हमारे देश में स्वतंत्रता है व्यापार की। व्यापार की स्वतंत्रता से मतलब है, देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार हो रहा है गुड्स का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती जो दूसरी स्टेट से आ रहा है इस स्टेट के अंदर। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंस का, कि ट्रेड और कॉमर्स की इंडिपेंडेंस है। इसके बाद क्या है, सेंटर स्टेट लिखो, सेंटर स्टेट रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 के अंदर आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 293 दिया गया है रिलेशनशिप का कंसेप्ट, कि किस तरह के रिलेशन होंगे सेंटर और स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। उसमें बताए गए हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस। वो सब जब टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। बस ये बातें लिखी गई थी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए, ब्रिटेन। इसके बाद लिखो आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। पहली बात लिखो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी वाले लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो इसका क्या मतलब है, डीपीएसपी जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। पहली बात तो ये कि नॉन जस्टिफिएबल है। इट मीन्स कि जैसे फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसकी वोलेशन पर आप कहीं नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 39 ए में लिखा गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसी तरह आर्टिकल 47 बोलता है प्रिवेंशन ऑफ लिक्वर स्टोर एंड प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक ड्रिंक्स। मतलब शराब पर, मतलब जो शराब को बैन किया गया है अलग अलग स्टेट में, देखिए डिपेंड करता है स्टेट पर। जैसे गुजरात के अंदर शराब बैन है, हरियाणा में शराब खुलेआम बिकती है, पंजाब में खुलेआम बिकती है। मतलब वो स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं है। अब स्टेट में जब बिक्री हो रही है शराब की, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि स्टेट इस पर रोक लगाए। डीपीएसपी बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो स्टेट्स को मतलब गाइडलाइंस दे रहे हैं, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की प्रमोशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको बाध्य किया गया है कि आपको यही काम करना है, ये मतलब होता है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया था हमने आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से इसके अलावा और क्या क्या हमने लिया, लिखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में बताई गई है क्या इलेक्शन प्रोसेस होगी प्रेसिडेंट की।
वो प्रेसिडेंट के टॉपिक में देखेंगे कि क्या होगी। फिर इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा किसके द्वारा किए जाएंगे? बाय प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा में, अभी टोटल मेंबर है 245, लेकिन मैक्सिमम हो सकते हैं 252, लेकिन अभी संख्या कितनी है? 245। इनमें से 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, जो कि प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट को जो नॉमिनेशन की पावर मिली है वो यहाँ से मिली है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये हो गया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले लोकसभा में भी प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे जो कि एंग्लो इंडियन थे, लेकिन वो कंसेप्ट हटा दिया गया अभी लोकसभा से। आयरलैंड हो गया, इसके बाद लिखो फ्रांस या लिखो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? एक तो जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है आर्टिकल 368 में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। कहाँ दी गई है? आर्टिकल 368 में। यानी कि जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन का मतलब होता है कुछ चेंज करना, जब संविधान में कुछ चेंज किया जाता है तो उसकी प्रोसेस है, वो दी गई है आर्टिकल 368 में। ये आर्टिकल 368 के टॉपिक में देखेंगे कि क्या है। इसके अलावा क्या है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था नॉमिनेशन की, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा मेंबर्स, वो प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर दी गई है इलेक्शन प्रोसेस राज्यसभा के मेंबर की, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। देखो जिस तरह लोकसभा है इसी तरह दूसरा हाउस है पार्लियामेंट का, राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हम खुद डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं, जो आप वोट डालते हैं एमपी के इलेक्शन में। इसी तरह आप वोट डालते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो एमएलए भेजते हैं, यानी कि वो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, जिनको बोला जाता है एमएलए। वो एमएलए हमारे बिहाफ पे भेजते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में टोटल 5 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए, तो उन 5 सीट्स पर जब इलेक्शन होंगे, जो एमएलए हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है स्टेट लेजिस्लेचर में, वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को। ऐसे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। लोकसभा के मेंबर्स के जो इलेक्शन है वो होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट लिखो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। जर्मनी, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। लिखो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर कौन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? हिटलर, जो कि डिक्टेटर था जर्मनी का। यहीं से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। अब जर्मनी से क्या लिया गया है, लिखो प्रेसिडेंट्स provisions relating to suspension of fundamental rights during emergency। देखो एक बात समझो, आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21,
इनको छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स दैट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कि जो ऑफेंसिव है यानी कि जो जिसने अपराध किया है उसके बाद जब उसका दोष सिद्ध हो चुका है उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं। एक तो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो आपका जीने का अधिकार है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हमने प्रोविजन लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब लिखो, जर्मनी हो गया, आयरलैंड का भी हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इसके बाद लिखो यूएसएसआर। इसके बाद लिखो यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब जो अभी रशिया है, पहले था यूएसएसआर 1991 से पहले। उस टाइम पर इसकी डिसॉल्वेशन हो गई थी। टोटल 15 स्टेट बने थे, जिसको रिप्रेजेंट करता है आज रशिया, यानी कि जो उस टाइम पर यूएसएसआर था उसको रिप्रेजेंट करता है रशिया। ठीक है, एक फेडरेशन के तहत बना था। मैंने समझाया था कि फेडरेशन क्या होता है। इससे पहले यूएसए बना था कन्फेडरेशन के तहत, बाद में यूएसए बनता है फेडरेशन। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया था, सबसे पहले तो लिखो फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या मतलब है, हिंदी वाले लिखो मौलिक कर्तव्य। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फिर एक प्रोविजन ऐड किया गया पार्ट 4A, इसमें आर्टिकल 51 ऐड किया गया, वहां पर रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट नहीं था, इस पर काफी बहस भी हुई थी असेंबली के अंदर, लेकिन उस टाइम पर डाला नहीं गया फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। उस टाइम पर प्रोफेसर केटी शाह ने सबको बोला भी था कि इसका भुगतान करना पड़ सकता है स्टेट को फ्यूचर के अंदर, और हुआ भी ऐसा। एक्चुअली क्या था कि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, सोसाइटी के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारी मतलब फैमिली के लिए क्या कर्तव्य हैं। इन पर यदि बात की जाए पहले एंशिएंट टाइम से ही काफी ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद मतलब गुलामी की जंजीरों ने इतना ज्यादा हमें जकड़ लिया, हमने उस टाइम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की थी लेकिन ड्यूटीज की बात हमने नहीं की थी। तो फिर क्या हुआ था कि जो 1980 का दशक था उस टाइम पर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 में। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इमरजेंसी लगी थी, मतलब ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। तो क्या हुआ, लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट किया उनके फेवर में आकर, उस टाइम पर काफी सारी तोड़फोड़ हुई देश के अंदर, सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी बसें तोड़ दी गई, स्कूल कॉलेज ठप कर दिए गए, इसके अलावा रेलवे ट्रैक डैमेज किए गए, मतलब बहुत ही बड़े स्केल पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। उस टाइम पर मौजूदा सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि प्रोविजन हमने लिया था यूएसएसआर से। ठीक है, एक और बात इसके साथ जोड़ी हुई थी। देखो एक वर्ड है प्रीएम्बल में, क्या वर्ड है, जस्टिस दिया गया है, किस तरह का, सोशो इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर जस्टिस दिया गया है। ये वर्ड प्रीएम्बल में कहां से ऐड किए गए थे, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। इनका मीनिंग मैंने क्लियर किया था प्रीएम्बल के टॉपिक में, यदि नहीं पता तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 1, उस पर मैंने लेक्चर नंबर डाल दिए हैं, वहां से आपको पता चलेगा। प्रीएम्बल में फिलॉसफी है, वो डीपली क्लियर की है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिर एक और वर्ड ऐड किया गया था इक्वालिटी को लेकर, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है जो प्रीएम्बल में, वो भी यहीं से लिया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब ये हो गया यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद लिखो जापान, कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। इससे पहले लिखो फ्रांस। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 टू 99, वहां से 3 वर्ड उठाए थे हमने। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है, हिंदी वाले लिखो आजादी, लिबर्टी, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुता। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा,
कि जो आपस की एकता है, यानी कि जो भाईचारा है लोगों के बीच का, इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। ये वर्ड उठाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, यानी कि फ्रांस से। फिर एक और जो प्रोविजन लिया गया था वो लिया गया था रिपब्लिक सिस्टम का। देखो रिपब्लिक सिस्टम का क्या मतलब है, हिंदी वाले लिखो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखो रिपब्लिक का मतलब है, आज हम है रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर स्टेट ऑफ हेड इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि जो हमारा स्टेट ऑफ हेड है वो है प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट के हेड है प्राइम मिनिस्टर, उनको भी हमने चुना है, और जो स्टेट ऑफ हेड है प्रेसिडेंट उनको भी हमने ही चुना है, लेकिन इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट वोटिंग नहीं की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट को चुनते हैं पार्लियामेंट के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। इसके बाद देखो ये कंसेप्ट होता है रिपब्लिक का। एक होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट हम पहले थे 1947 टू 26 ऑफ जैन 1950, उसके बाद हम बनते हैं रिपब्लिक। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि हमारे ऊपर अभी भी किसी और शक्ति का डोमिनेंस है, जैसे ब्रिटेन का। उस टाइम पर जो हमारे स्टेट ऑफ हेड थे वो थे ब्रिटिश क्राउन। इसी तरह जैसे आज ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, वो अभी भी रिपब्लिक नहीं है। हालांकि उनके पास अपने सारे राइट हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, लेकिन वो रिस्पेक्ट देते हैं ब्रिटिश क्राउन को, इसीलिए वो आज भी डोमिनियन स्टेट है। उनके जो स्टेट ऑफ हेड है वो है ब्रिटिश क्राउन। ये कंसेप्ट होता है डोमिनियन और रिपब्लिक का। तो हमने रिपब्लिक सिस्टम लिया था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसके बाद लिखो जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। सबसे पहले तो यही लिखो कि जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एशिया का, ठीक है। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है यूएसए का, 1789 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई थी। लेकिन ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया वो है जापान का। कब इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई थी, 1889 में। इसको बोला जाता है मिजी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं मिजी कॉन्स्टिट्यूशन। अब जापान से हमने क्या लिया था, सबसे बड़ी बात पहले तो यही लिया कि आर्टिकल सिस्टम। देखो आर्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं। वैसे 25 पार्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, अभी भी पार्ट्स 22 ही हैं, लेकिन आगे उनके क्लोज ऐड किए गए हैं, इसीलिए उनकी संख्या जो है 25 है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स में आर्टिकल दिए गए हैं। जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4, वहां पर जो प्रोविजन लिखे गए हैं, यही आर्टिकल सिस्टम हमने लिया था जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरह लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी वाले लिखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो दो चीजें हैं, समझो इस बात को। इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 21 में। हिंदी वाले लिखो प्रोसीजर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वैसे डिटेल टॉपिक आएगा आर्टिकल 1 में, मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक मेजर आउटलाइन दे देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हिंदी वाले लिखो, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। यहां पर लिखो हिंदी वाले कानून की उचित प्रक्रिया। हिंदी वाले यहां लिखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि जो भी लॉ लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट वगैरह दी जाएंगी या जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी देश के अंदर, जिस तरह गवर्न किया जाएगा, बस उसी अकॉर्डिंग होगा जो एक बार लॉ लिख दिया गया है। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत लॉ बना दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही होगी देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने साइकिल चोरी की है, उसके लिए सजा लिख देगी 5 लाख और पेनल्टी लगा देगी 1 लाख, तो यही उसको भोगनी पड़ेगी
यदि देखा जाए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग, ये कंसेप्ट काम करता है अमेरिका में, हमारे यहाँ भी यही कंसेप्ट काम करता था। फिर बाद में एक और कंसेप्ट ऐड कर लिया गया जिसको नाम दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक केस आया था मेनका गांधी केस 1978 में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि जो भी प्रोसेस है पहले सेट कर दिया गया लॉ, उसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्टिस दिया जाएगा फेयरली, यानी कि रीजनेबल पनिशमेंट हो सकती है उस टाइम पर यदि किसी को पनिश करना है। अब देखो ये जायज पनिशमेंट नहीं है, किसी ने साइकिल चोरी की है उसको 5 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट भी कर लिया गया और उसके बाद उसको बाद में पेनल्टी भी लगा दी गई 1 लाख, तो ये तो कोई जायज सजा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि फेयर जस्टिस मिले लोगों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से यहाँ पर डिसीजन दे सकती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ये मतलब होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंपल सा मतलब है कि यदि यहाँ पर रखी गई है 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो यही होगी उस टाइम पर। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा कि यदि साइकिल चोरी के लिए ये सजा रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है, यानी कि जो आर्बिट्रेरी लॉज हैं स्टेट के, उनके अगेंस्ट बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ताकि लोगों को फेयरली जस्टिस मिल सके। ये काम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया था जापान से, ठीक है, जापान का हो गया। अभी लास्ट है स्वीडन। लिखो यहां से क्या लिया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त। देखो जो लोकपाल और लोकायुक्त है एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जहां भी मैं ओरिजिनल वर्ड यूज करूं, ओरिजिनल का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन हुई थी, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को काफी बार अमेंड किया गया है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसेप्ट नहीं था लोकपाल और लोकायुक्त का, काफी सारे इसके लिए प्रोटेस्ट हुए। फाइनली एक प्रोटेस्ट था काफी फेमस, आपको पता भी होगा, जो अन्ना हजारे ने अनशन दिया था। उसके तहत फिर 2013 में एक एक्ट आया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इस एक्ट के तहत इस डिपार्टमेंट को ऐड कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो इसका मतलब क्या है, लोकपाल काम करता है सेंट्रल लेवल पर, एक डिपार्टमेंट है। देखो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, या जैसे प्राइम मिनिस्टर है जो मतलब गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, जो इनकी कंप्लेंट जाती है करप्शन के कंटेक्स्ट में, उस करप्शन के कंटेक्स्ट में इन्वेस्टिगेट करता है लोकपाल, फिर रिपोर्ट देता है अपनी। इसी तरह सेंट्रल लेवल पर काम करेगा लोकपाल, यानी कि करप्शन में जो इंक्लूड है मंत्री अधिकारी, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा उस मामले की। और लोकायुक्त का काम है स्टेट लेवल पर, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी और जो मिनिस्टर हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा लोकायुक्त। ये काम होता है लोकपाल का और लोकायुक्त का। तो ये कंसेप्ट लिया था स्वीडन से। तो ये पूरा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।